हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और स्टीरियो केमिस्ट्री का जो एक लेक्चर है वो हमारा हो चुका था। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी जो कायरल कार्बन है या एक चतुष्फल के कार्बन है, इसके चारों तरफ जो स्थित उसके समूह है, ग्रुप्स है, जिनको अपन एटम्स भी कह सकते हैं, चार उसकी वैलेंसी होती है। उनको 3D में उसको किस प्रकार से अपन शो करें, उनका 2D जो बोर्ड है उस बोर्ड में उनको 3D में किस प्रकार से शो किया जाए, उसके लिए हमने दो रिप्रेजेंटेशन अपन ने देखे थे। पहला वेजडेस रिप्रेजेंटेशन और दूसरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रक्षेप सूत्र। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीक्वेंस रूल क्या होता है, प्रायोरिटी रूल क्या होता है, और इसे अपन CIP रूल भी कहते हैं ना, अनुक्रम निर्धारण। अनुक्रम का निर्धारण हम कैसे करेंगे, चार ग्रुप्स है तो उनकी वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, और इस नियम को अपन CIP नियम कहते हैं। तो ये जो नियम है स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी की सहायता से अपन क्या करते हैं, आगे जो नामकरण है हमारे, RS नामकरण है, EZ जो नामकरण है, और कई तरह की जो चीजें है वो सीक्वेंस रूल पर ही डिपेंड करती है। तो अगर अपने को RS जो नामकरण है अगर वो करना है तो उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि सीक्वेंस रूल क्या होता है, CIP रूल क्या होता है। ठीक है, CIP रूल जो है ये दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया कहान, इनगोल्ड, प्रिलोक के द्वारा। कहान, इनगोल्ड, प्रिलोक के द्वारा ये जो नियम है ये दिया गया। ठीक है, और इसी के नाम पे ये जो नियम है इसको अपन CIP रूल कहते हैं। ज्यादातर इसको CIP के नाम से ही जानते हैं सब। ठीक है, इसको CIP रूल अपन कहेंगे। जब भी अपन आगे बात करेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि अपन CIP रूल की सहायता से ये करेंगे। CIP रूल बेसिकली है क्या, सीक्वेंस रूल क्या है, कैसे प्रायोरिटी को डिसाइड किया जाता है, वो अपन इसमें देखेंगे। इसने अपने कुछ नियम दिए, उन नियमों को अपन उपयोग में लेते हुए कोई भी कायरल कार्बन है, उस कायरल कार्बन के चारों तरफ जो चार ग्रुप्स स्थित है, चार समूह जो है, उन चार समूह में से किसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी दे, किसको अपन सेकंड प्रायोरिटी दे, किसको थर्ड प्रायोरिटी दे और किसको फोर्थ प्रायोरिटी दे, है ना, उसका निर्धारण इस नियम की सहायता से किया जाता है। मान लो मेरे पास एक कायरल कार्बन है, ये मेरे पास एक कायरल कार्बन है और इसकी चार वैलेंसी इस प्रकार से है। मान लो इसके ऊपर एक ग्रुप A जुड़ा हुआ है, ये B ग्रुप है और ये C है और ये D है, ये कुछ भी हो सकते हैं ना। तो इस कायरल कार्बन के चारों तरफ चार समूह जुड़े हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ये जो चार समूह है इनको अपने को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी प्रायोरिटी के, इनकी वरीयता के घटते हुए क्रम में हमको इनको व्यवस्थित करना है। मान लो, है ना, जैसे ABCD है, इनमें से तो अपन अभी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं मान लेता हूं जो A है, मैंने इस ग्रुप को नंबर 1 इसको दे दिया, इस ग्रुप को मैंने नंबर 2 दे दिया, इस ग्रुप को मैंने नंबर 3 दे दिया और इस ग्रुप को मैंने नंबर 4 दे दिया। तो RS नामकरण या EZ नामकरण करने से पहला हमारा जो काम है वो ये है कि इनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना, वरीयता इनका निर्धारित करना। तो हमने क्या किया, इनकी वरीयता का निर्धारण कर दिया। वरीयता मतलब किसी एक ग्रुप को एक नंबर दे दिया, दूसरे को दूसरा नंबर दे दिया, तीसरे को तीसरा नंबर दे दिया, चौथे को चौथा नंबर दे दिया। फिर हमारा काम होता है कि ये जो ग्रुप्स है इनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी A की है तो A को पहले लिख दिया, फिर प्रायोरिटी B की है तो B को लिख दिया, फिर C की प्रायोरिटी है तो C को लिख दिया, फिर D की प्रायोरिटी है तो D को लिख दिया। इस तरह से हमें कोई भी अगर अपने को कायरल कार्बन दिया होगा, एक चतुष्फल की कार्बन की संरचना इस प्रकार से अगर अपने को बना के दी जाएगी तो हमें उसके चारों तरफ स्थित जो समूह है उनकी प्रायोरिटी का निर्धारण करना पड़ेगा, वरीयता का निर्धारण करना पड़ेगा। और ये जो निर्धारण है ये जिन नियमों के तहत किया जाता है उनको अपन कहते हैं CIP रूल, है ना। तो CIP रूल अपन एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो नियम है CIP रूल में वो है कि हायर द एटॉमिक नंबर हायर विद प्रायोरिटी। चार ग्रुप किसी कार्बन के चारों तरफ अगर स्थित है
और उन चारों में से, है ना, जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसको सर्वाधिक वरीयता मिलेगी। सबसे पहले हम ये वाला नियम काम में लेंगे। अगर अपन एक एग्जांपल लेके देखें, मान लो मेरे पास ये कोई कार्बन है और इसके चारों तरफ ये ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसके चारों तरफ इस प्रकार से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है और ये फ्लोरीन है। इस प्रकार से इस कार्बन के चारों तरफ 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इन चारों में से किसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, किसको प्रथम वरीयता हम देंगे, ये निर्धारण करेंगे अपन पहले नियम की सहायता से। पहला नियम क्या कहता है कि 4 में से जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है या जो एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है उस एटम का अपन देखेंगे परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक जिसका ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर अपन इन चारों में से देखें तो हमें पता है कि ये चारों ग्रुप हैलोजन ग्रुप है, और हैलोजन ग्रुप में जो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा वो होगा आयोडीन का। तो अपन पहली प्रायोरिटी जो है वो आयोडीन को देंगे। अब बाकी 3 का देखेंगे, 3 में से सबसे ज्यादा जो परमाणु क्रमांक है वो किसका है, तो हम ये देखेंगे अगला जो परमाणु क्रमांक है वो अधिक है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को नंबर 2 प्रायोरिटी अपन देंगे। और इसी प्रकार अगर अपन क्लोरीन और फ्लोरीन की तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो फ्लोरीन की तुलना में अधिक है, तो क्लोरीन को 3rd प्रायोरिटी, और लास्ट में जो है वो है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को 4th प्रायोरिटी। तो इस प्रकार से इन ग्रुप्स को अपन प्रायोरिटी देंगे, वरीयता का निर्धारण करेंगे। तो सबसे अधिक जो वरीयता मिली है वो आयोडीन को, फिर उसके बाद ब्रोमीन को, फिर उसके बाद क्लोरीन को, और फिर उसके बाद फ्लोरीन को। इस प्रकार से अपन जो 4 ग्रुप्स हैं उनकी वरीयता का निर्धारण करेंगे। ठीक है, और कोई अगर अपन एग्जांपल लेना चाहे तो मान लो जैसे मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन से इस प्रकार से कोई 4 ग्रुप जुड़े हुए, ये हाइड्रोजन, ये OH, मान लो ये CH3 है और यहाँ पे है NH2। ठीक है, हमें इन 4 ग्रुप की जो वरीयता है उसका निर्धारण करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट परमाणु है, जैसे इसमें ये इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इन चारों में से जो परमाणु अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा है हम वो देखेंगे। तो हमें पता है कि इन चारों में से जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है नाइट्रोजन की तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो इस स्थिति में जो प्रथम जो वरीयता है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी OH ग्रुप को, तो इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। दूसरा, अब कार्बन और नाइट्रोजन की अगर अपन तुलना करें तो इसमें नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो अधिक है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन को यहाँ पे जो वरीयता दी जाएगी वो नंबर 2 होगी, फिर उसके बाद नंबर 3 और फिर उसके बाद नंबर 4 हाइड्रोजन को वरीयता दी जाएगी। अगर इनको अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इनको अपन लिखे तो कैसे लिखेंगे, OH की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा होगी, फिर उसके बाद NH2 की, फिर उसके बाद CH3 की, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के। तो इस प्रकार से पहले नियम से अपन जो 4 जो ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं उनकी वरीयता का अपन निर्धारण कर सकते हैं। आगे अपन और एग्जांपल देखेंगे इसके, इससे पहले हम अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। अगला नियम है आइसोटोप से रिलेटेड, है ना। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास एक चतुष्फल के कार्बन है, इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन से बता रहा हूँ। ये क्लोरीन इस पे जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन ही इस पे जुड़ा हुआ है, और मान लो ये CH3 है और ये हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ है। ठीक है, ये बीच में ये कार्बन है, इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं और मुझे इन चारों ग्रुप की जो प्रायिकता है, वरीयता है, उसका निर्धारण करना है प्रायोरिटी का। और मान लो ये जो 2 क्लोरीन है ये अलग अलग है, अलग अलग किस सेंस में कि एक का जो परमाणु भार है वो 35 है और दूसरे का 37। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है ना, आइसोटोप्स दोनों एक दूसरे के है। तो इस स्थिति में ये दोनों एक नहीं होके ये अलग अलग होंगे क्योंकि इनका परमाणु भार अलग अलग है। अब इस स्थिति में अगर हमको इन जो चारों ग्रुप्स है इनकी वरीयता का अगर अपने को निर्धारण करना है तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट नियम पे, पहला जो नियम है हमारा पहले उस पे जाएंगे। पहला नियम क्या कहता है कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसको प्रायिकता अधिक मिलेगी। तो परमाणु क्रमांक अपन देखेंगे क्लोरीन का, और यहाँ पर भी क्लोरीन है, दोनों ही क्लोरीन है तो दोनों ही स्थिति में इनका परमाणु क्रमांक समान होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है
क्लोरीन है, परमाणु भार इनका जरूर अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक इनका समान है। तो इस स्थिति में अपन पहले नियम की सहायता से जो है इन चारों ग्रुप्स की वरीयता का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों का परमाणु क्रमांक समान आ गया है। इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इस स्थिति में अगर समस्थानिक अगर जुड़ा हुआ है, किसी कार्बन से अगर दो समस्थानिक जुड़े हुए हैं, आइसोटोप्स अगर उससे जुड़े हुए हैं, तो जो हेवियर आइसोटोप होगा, हेवियर आइसोटोप को प्रायोरिटी अधिक मिलेगी, है ना। समस्थानिक अगर किसी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो उच्च परमाणु भार वाला जो समस्थानिक है उसको अधिक वरीयता मिलेगी। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे दो समस्थानिक अगर जुड़े हुए हैं तो दोनों में से भार किसका अधिक है, 37 वाला क्लोरीन, तो इसको अपन देंगे पहली प्रायोरिटी, फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी इसको। फिर अगर अपने को CH3 और हाइड्रोजन में अगर तुलना करनी है तो वापस हम पहले नियम पे आएंगे। पहला नियम ये कहता है कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे या उच्च वरीयता अपन उसको देंगे। तो 2 नंबर अपन दे चुके हैं, तो इन दोनों में से 3 नंबर अपन देंगे कार्बन वाले को, CH3 को, और नंबर 4 जो है वो मिलेगा हाइड्रोजन को इस स्थिति में। ठीक है, अब इसमें अगर अपन वरीयता का ऑर्डर अगर अपन लिखे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये क्लोरीन है, फिर 35 क्लोरीन, फिर उसके बाद CH3 और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। इस प्रकार से अपन इनकी जो वरीयता है उसका निर्धारण अपन CIP रूल की सहायता से कर सकते हैं। अगला एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लो मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये CH3 है, ये ड्यूटीरियम है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। और मुझे इन चारों ग्रुप्स जो है इनकी वरीयता का निर्धारण मुझे करना है, तो मैं किस प्रकार से करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसकी वरीयता उच्च होगी। तो परमाणु क्रमांक अगर अपन देखें क्लोरीन, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन और कार्बन में से, तो क्लोरीन का अधिक होगा, तो फर्स्ट प्राथमिकता अपन किसको देंगे, क्लोरीन को देंगे। उसके बाद अगर अपन इन दोनों में और इन तीनों में तुलना करें तो हम देखेंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक अधिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 1 और ड्यूटीरियम का भी होता है 1। ठीक है, दोनों का परमाणु क्रमांक 1 होगा, दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और परमाणु भार भी इसका 1 होता है। ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक 1 होगा लेकिन परमाणु भार इसका 2 होगा। ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 होगा लेकिन इसका जो परमाणु भार है वो होगा 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो इन दोनों में तुलना करें तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक 1 है जबकि कार्बन का कितना है 6, तो कार्बन को अपन अधिक प्रायिकता देंगे नंबर 2। अब ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन की तुलना अगर अपन करें तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक समान है, तो इस स्थिति में पहले नियम से अपन इसको नहीं निकाल सकते, अपन जाएंगे दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर दो समस्थानिक अगर जुड़े हुए आइसोटोप अगर जुड़े हुए हैं, तो जो हायर आइसोटोप है, हेवियर आइसोटोप है ना, जिसका परमाणु भार अधिक हो, उस समस्थानिक को अपन उच्च वरीयता देंगे। तो यहाँ पे ड्यूटीरियम जो है उसका परमाणु भार 2 है जबकि हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु भार 1 है। इस स्थिति में अधिक जो प्रायिकता है वो मिलेगी ड्यूटीरियम को और जो लोएस्ट जो प्रायोरिटी है वो मिलेगी हाइड्रोजन को। इस तरह से अपन अगर इस तरह का कोई केस हो तो उसमें भी अपन चारों जो ग्रुप है उनकी प्रायोरिटी का निर्धारण अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब अपन चलेंगे अगले नियम पर। नेक्स्ट जो हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि अगर डायरेक्टली बॉन्डेड जो एटम्स है, कोई भी दो समूह के अगर वो समान हो, है ना, इफ द डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स आर सेम फॉर 2 ग्रुप्स देन टू डिसाइड द प्रायोरिटी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप। इसको इस तरह से अपन समझेंगे, है ना। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि यदि कोई भी दो समूह अगर किसी कार्बन से जुड़े हुए हैं और उन समूह का जो परमाणु है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है वो परमाणु क्या हो, समान हो, तो उस स्थिति में जो वरीयता का निर्धारण है ना अपन उस परमाणु से नहीं कर पाएंगे, अपन अगले परमाणु से करेंगे। कैसे, एक बार एग्जांपल से समझते, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन से इस प्रकार से 4 समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये CH3 है,
ये CH2CH3 है और ये OH है और ये हाइड्रोजन है। इस स्थिति में अपने को इनकी वरीयता का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहला नियम क्या कहता है कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक हो, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अधिक है। अब अपन इन दोनों की तुलना करें, है ना। नियम क्या कहता है, नियम यह है कि अगर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली जो एटम जुड़ा हुआ है, परमाणु जुड़ा हुआ है, अगर वो समान हो, इस स्थिति में ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, दोनों समान है, तो दोनों का परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा। दोनों का परमाणु क्रमांक समान है तो अपन पहले नियम की सहायता से इन दोनों की वरीयता का निर्धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो परमाणु है वो कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो परमाणु है वो भी कार्बन है और दोनों का परमाणु क्रमांक समान है। तो इस स्थिति में हम इस कार्बन को छोड़ के अगले एटम पे देखेंगे कि अगला जो एटम है उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है या नहीं। ठीक है, जैसे ये जो CH3 है, इस CH3 से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसका जो अगला एटम है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अगला एटम हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अगला जो एटम है वो हाइड्रोजन है। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें इस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इस कार्बन का जो अगला एटम है वो है हाइड्रोजन, अगला जो एटम है यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन थे, लेकिन इसका जो नेक्स्ट जो एटम है इसके अलावा वो है कार्बन। यहाँ पे डिफरेंस आ गया इन दोनों में, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया, है ना। इसमें जो नेक्स्ट जो एटम था वो था हाइड्रोजन और इसमें जो नेक्स्ट एटम है वो है कार्बन। तो अब मुझे बताओ किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हुआ नेक्स्ट एटम में, इस वाले का, है ना। तो नेक्स्ट एटम पे जब अपन मूव करेंगे तो भी अपन यही देखेंगे कि जो अगला जो एटम है उसका परमाणु क्रमांक किसमें अधिक है। उस स्थिति में इसको अपन नंबर 2 प्रायिकता देंगे और इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। इस तरह से अपन इन ये जो ग्रुप्स हैं इनकी प्रायोरिटी का निर्धारण करेंगे। मैं एक और एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूँ। मान लो ये कार्बन है और इस कार्बन से 4 ग्रुप इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये CH3 और ये COOH। ठीक है, ये 4 ग्रुप है मेरे पास, इनको मुझे प्रायिकता का निर्धारण करना है। तो पहले नियम की सहायता से सबसे अधिक प्रायिकता मिलेगी OH को, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक अधिक है। अब मैं बाकी 2 ग्रुप को देखूंगा तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से ये वाला कार्बन भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से अपन निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कार्बन क्या है, समान है और इस स्थिति में इनका परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन जाएंगे नेक्स्ट एटम पर। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो अपन नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, अगले परमाणु पे जाएंगे। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो अगला परमाणु है वो है हाइड्रोजन और इस कार्बन से जो अगला परमाणु जो जुड़ा हुआ है वो है ऑक्सीजन। डिफरेंस यहीं पे आ गया, डिफरेंस यहीं पे आ गया, यानी कि इस कार्बन से जो अगला एटम है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अधिक होगा, तो उस स्थिति में इसको मिलेगी प्रायिकता नंबर 2 और इसको 3 और इसको 4। तो इस तरह से अपन इन चारों ग्रुप्स की वरीयता का निर्धारण कर सकते हैं। आगे अपन और भी एग्जाम्पल देखेंगे, वहां पे अपन इसको और समझ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो नियम है वो ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स अगर आ जाए, बहुबंध अगर आ जाए, किसी बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए, तो उस स्थिति में उन ग्रुप्स को किस तरह से कंसीडर अपन करेंगे वो अपन देखेंगे। कि मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड C आ गया, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है मेरे पास, है ना, इस तरह का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिनमें डबल बॉन्ड है, एक है मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, उस स्थिति में अपन क्या देखेंगे, ठीक है, जैसे ये कार्बन है और इससे 4 ग्रुप्स इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से, है ना। तो अपन इनका निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। मान लो ये जो ग्रुप है इसको तो प्रायिकता नंबर अपन ने 1 दे दिया क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक अधिक है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी ये कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है। तो फिर अपन अगले नियम पे जाएंगे। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि नेक्स्ट एटम को देखो, अगले परमाणु को देखो। इस कार्बन में जो अगला परमाणु है वो हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन है। इसमें भी जो अगला परमाणु है वो क्या है,
कार्बन है, तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी अगला परमाणु कार्बन है और इसमें भी अगला परमाणु कार्बन है। इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, किस प्रकार से इन दोनों जो ग्रुप्स है इनकी वरीयता का अपन निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है, बहुबंध है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इनको किस प्रकार से समझा जाना चाहिए वो अपन देखेंगे, है ना। मान लो ये डबल बॉन्ड है तो इसको अपन इस तरह से खोलकर लिखेंगे कि सी सिंगल बॉन्ड सी, है ना। अब ये जो कार्बन है इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन एक कार्बन लगाएंगे और ये जो कार्बन है इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी अपन एक कार्बन लगाएंगे। इस प्रकार से इनको अपन खोलकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, ये जो कार्बन है इससे एक कार्बन लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक कार्बन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड तो अपन ने ये बना दिया, फिर भी उसके बाद दो बॉन्ड बचता है तो यहाँ पे कार्बन अपन कितने लगाएंगे, दो लगाएंगे, क्योंकि ये दो बार जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा मानकर चलते हैं अपन, है ना, ऐसा मान लिया है हमने, है ना। ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस स्थिति में इससे अपन एक कार्बन जोड़ेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड ये बना दिया, उसके बाद दो बॉन्ड और बचते हैं तो इस स्थिति में इसको फिर एक बार और लिखेंगे। इस प्रकार से इनको इस तरह से खोलकर लिखा जाता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर अपन इनकी तुलना करें, है ना, इन ग्रुप्स की अगर तुलना करें तो इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा और इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे कि नेक्स्ट एटम इसका क्या है, कार्बन, इसका नेक्स्ट एटम क्या है, कार्बन, और इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक और कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो इस स्थिति में ये जो ग्रुप है इसको अपन प्रायिकता देंगे अधिक, तो इसको नंबर देंगे अपन 2 और ये वाला जो समूह है इसको प्रायिकता नंबर देंगे 4, 3 और इसको देंगे अपन 4। तो इस प्रकार से अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड आता है, बहुबंध अगर कोई आता है तो उस स्थिति में अपन जो वरीयता का निर्धारण है वो इस प्रकार से करेंगे, जहां पे पहला डिफरेंस आ जाएगा जिसमें इसमें एक कार्बन अधिक है, इसमें एक कार्बन अधिक है और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इसको अधिक प्रायिकता देंगे ना। हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आएंगे। सीआईपी रूल के ये बेसिक जो 4 नियम है वो हमने देख लिए, और भी इसमें नियम होते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो लेवल है बीएससी का, उस हिसाब से हम ये 4 नियम हमारे लिए काफी है। इससे ज्यादा डीप में हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए अपन केवल ये जो 4 नियम सीआईपी रूल के हैं वो अपन ने हमने देख लिए हैं। अब इसके आगे हम करेंगे क्वेश्चंस, है ना, आरएस नोमेनक्लेचर के। हमारा जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आरएस नोमेनक्लेचर, आर और एस नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल आइसोमर्स, प्रकाशिक समावयवियों का आर और एस नामकरण। कोई भी प्रकाशिक समावयवी अगर हमारे पास है और उसका अगर अपने को विन्यास का निर्धारण करना है तो हम आर और एस विन्यास उसका निर्धारण करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, उसके नियम है, 3 स्टेप्स में हम इसको करते हैं। स्टेप पहले 1 को फॉलो करेंगे, फिर स्टेप 2 को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप 3 को फॉलो करेंगे ना। मैं बारी बारी से तीनों को मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये CH3 है, ये COH है, ये NH2 है और ये हाइड्रोजन है ना। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो पहला जो स्टेप है इसका, पहला जो स्टेप है वो है वरीयता का निर्धारण, प्रायोरिटी का निर्धारण, समूह की जो वरीयता है उसका निर्धारण अपन करेंगे। 4 समूह है इसके चारों तरफ, तो इनकी जो चारों ग्रुप्स है इनकी वरीयता का निर्धारण अपन किस प्रकार से करेंगे, तो हम करेंगे इनकी वरीयता का निर्धारण सीआईपी रूल की सहायता से। सीआईपी रूल क्या कहता है, सबसे पहला कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसकी वरीयता अधिक होगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा जो वरीयता मिलेगी वो मिलेगी नाइट्रोजन को, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक अधिक है, ठीक है। दूसरी स्थिति में यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दोनों का परमाणु क्रमांक सेम हो गया। तो फिर अपन कौन सा नियम लेंगे, हम लेंगे नेक्स्ट एटम पर, अगले एटम पे जाएंगे। अगला एटम इसमें है हाइड्रोजन,
और इसमें है ऑक्सीजन, तो अधिक प्रायिकता किसको मिलेगी, ऑक्सीजन वाले को, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अधिक है। तो नंबर 2 जो प्रायिकता है वो मिलेगी इसको, और जो नंबर 3 है वो मिलेगी इसको, और नंबर 4 हाइड्रोजन को। तो पहला नियम, पहला जो स्टेप है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। प्रायिकता का निर्धारण करने के बाद हम इनको लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो ये NH2, उसके बाद COOH, उसके बाद CH3, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। इस प्रकार से अपन ने जो 4 ग्रुप है उनकी प्रायिकता का निर्धारण अपन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये कहता है ना, नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये कहता है कि R और S नामकरण करने से पहले हमें ये देखना है कि जो निम्न प्रायिकता वाला जो ग्रुप है, निम्न वरीयता वाला जो समूह है, उसको व्यवस्थित करना है अपने को, है ना, उस पर ध्यान देना है। लोएस्ट जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसको किस तरह से अरेंज करना है वो अपन देखेंगे। यहाँ पर जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, ठीक है, और अगर अपन फिशर प्रोजेक्शन भी अपन देखें तो वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे 4 ग्रुप लगे हुए होंगे, और 4 में से कोई भी जो एक ग्रुप है उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, निम्नतम वरीयता उसको मिलेगी, यानी कि नंबर 4 वाला ग्रुप। अगर नंबर 4 वाला ग्रुप है ना, RS नामकरण करने के लिए जरूरी है कि नंबर जो 4 वाला जो ग्रुप है वो रहना चाहिए डैश के ऊपर, हमेशा हमेशा जो नंबर 4 वाला ग्रुप है वो यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके अपना जो नियम है वो फॉलो होगा। ठीक है, और अगर फिशर प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी जो नंबर 4 वाला जो ग्रुप है वो डैश पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, नंबर 4 वाला ग्रुप इस वर्टिकल लाइन पे ऊर्ध्वाधर रेखा पर होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो अगला जो नियम है वो नियम इसमें फॉलो होगा। अगर मान लो नंबर 4 पर नहीं है, है ना, यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम इसको नंबर 4 के ऊपर इसको लेकर आएंगे, और किस तरह से लेकर आएंगे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा अगर है कि वो नंबर 4 जो ग्रुप है डैश के ऊपर अगर नहीं है, तो उसको डैश के ऊपर लेके आना है, उसको डैश के ऊपर अरेंज करना है। फिर उसके बाद देखेंगे अपन घूर्णन, रोटेशन देखेंगे, है ना, रोटेशन का डायरेक्शन अपन डिसाइड करेंगे, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से इसका जो नोमेनक्लेचर है वो R या S आएगा, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो, है ना, मान लो मेरे पास ये ग्रुप है और इसकी जो 4 वैलेंसीज है वो इस प्रकार से है। इसमें जो नंबर जो 4 ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो कहाँ पर है, डैश पर है। ठीक है, और एक मेरे पास दूसरा कोई है कार्बन, और इसमें जो नंबर 4 वाला जो ग्रुप है वो क्या है, वो वेज पे है ना। और इस स्थिति में अपन जो इनका जो RS जो नामकरण है वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, मान लो मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको नियम बता रहा हूँ, है ना। जैसे R जो होता है ना, R बना है रेक्टस से, एक वर्ड है रेक्टस, उससे आया है R, और R का जो मतलब होता है ना वो होता है राइट। R का मतलब होता है राइट, यानी कि दाया। दूसरा जो S है, S जो वर्ड है वो बना है सिंस्टर से, और सिंस्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है लेफ्ट, और लेफ्ट यानी बाया। ये तो R और S का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कोई भी जो ग्रुप्स है ना, मान लो जैसे ग्रुप्स है यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, है ना। हम 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ अगर अपन जाते हैं, है ना, तो जो एक डायरेक्शन आया है रोटेशन का, जैसे इस तरह से अपन रोटेट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में ना, तो ये जो डायरेक्शन है इस स्थिति में ये है एंटी क्लॉकवाइज। 2 तरह की डायरेक्शन होगी घड़ी की सुई की दिशा में, है ना। अगर इस तरह से डायरेक्शन होता है तो इसको अपन बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। और अगर इस प्रकार का डायरेक्शन होता है उल्टा, तो हम इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
है ना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। और ये है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये हम सबको समझ में आ जाएगा, घड़ी तो हम सब देखते हैं। तो घड़ी की सुई जिस दिशा में जाती है उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर अपन उल्टा चले तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है। अगर मान लो, अगर समूह 1 से 2 तक जाने में और 2 से 3 तक जाने में, है ना, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, घूर्णन की जो दिशा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो उस स्थिति में उसका जो नामकरण आएगा, उसका जो विन्यास आएगा, उस समूह जो कायरल कार्बन है उसका विन्यास आएगा एस। ये हमें याद रखना है। अगर मान लो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूर्णन होता है या घड़ी की सुई की दिशा में अगर घूर्णन होता है तो उस स्थिति में जो विन्यास आएगा वो आएगा आर। ठीक है, ये अपने को याद रखना है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारा जो काम है आर एस विन्यास निर्धारण का वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, मान लो अगर इस प्रकार का कोई अगर ग्रुप मेरे पास आता है या क्वेश्चन मेरे पास आता है, तो हम ये देखेंगे कि जो नंबर 4 वाला ग्रुप है अगर वो डैश के ऊपर है तो इस स्थिति में अगर अपन 1 से 2 और 2 से 3 अगर अपन जाएंगे तो अपन हमारा जो विन्यास आएगा वो क्या आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में आएगा एस, और अगर क्लॉकवाइज अगर अपन घूम रहे हैं 1 से 2, 2 से 3 तो आएगा आर, है ना। ठीक है, इस स्थिति में अपन ये करेंगे। लेकिन मान लो ये अगर ये नहीं होके ये आ जाए कि ये कार्बन है और इस कार्बन से ये 4 ग्रुप जुड़े हुए मेरे पास, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो कहां पर है, वेज पे है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहां पर है, वेज पे है। तो अपन कौन सा नियम काम में लेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आता है और अगर क्लॉकवाइज है तो आर आता है। ठीक है, नियम अपन यही काम में लेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा उसको अपन रिवर्स कर देंगे। आंसर आएगा, मान लो आर आया तो हम उसको एस कर देंगे, और अगर एस आया तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको आर कर देंगे ना। इसके एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल है ना, मैं आपको करके बताता हूँ कि पहला जो स्टेप है वो है प्रायिकता का निर्धारण, वरीयता का निर्धारण। तो सबसे अधिक वरीयता किसको मिलेगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो परमाणु क्रमांक है वो है क्लोरीन का, तो पहली जो प्रायिकता है वो इसको मिलेगी। दूसरी जो प्रायिकता है वो मिलेगी कार्बन को, और तीसरा ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की बात करें तो ये एक दूसरे के समस्थानिक है, तो जो भारी होगा, हैवियर होगा, उसको मिलेगी प्रायिकता थर्ड, और इसको नंबर 4, है ना। पहले हमने क्या किया, वरीयता का निर्धारण कर लिया, वरीयता क्लोरीन की, फिर उसके बाद CH3 की, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम की, फिर उसके बाद हाइड्रोजन की। अब हमारा जो अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमें ये देखना है कि जो नंबर जो 4 ग्रुप है ना, क्या वो डैश पे है। तो इस स्थिति में देखेंगे कि नंबर जो 4 ग्रुप है वो डैश पे है। डैश पे है तो हम अब स्टेप जो 3 है उस पे आ सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन अपन देख सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर 1 ग्रुप से मुझे जाना है 2 पे और 2 से 3 पे, तो मैं किस प्रकार से जाऊंगा, यहां से जाऊंगा नंबर 2 पे, और 2 से फिर होता हुआ मैं जाऊंगा नंबर 3 पे, नंबर 3 पे, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है रोटेशन की, ये जो डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ इस तरह जाने वाली, ये डायरेक्शन हमको साफ दिख रहा है कि जो डायरेक्शन है ये है 1 से 2 और 2 से जो 3 की जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा जो विन्यास आएगा वो क्या आएगा, एस विन्यास, है ना, कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इसका जो आर और एस में से जो नामकरण अपन ने किया है वो किया है एस। इस तरह से हमारा आंसर आया। ठीक है, अगर अपन अगला एग्जाम्पल देखें, अगले एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे
चार ग्रुप है उनकी वरीयता का निर्धारण करेंगे, है ना। वरीयता का निर्धारण अपन किस प्रकार से करेंगे, परमाणु क्रमांक से देखेंगे। तो फ्लोरीन जो है उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद कार्बन का, और कार्बन के बाद हाइड्रोजन का, ठीक है। इस स्थिति में क्या है कि जो नंबर 4 वाला जो ग्रुप है वो है डैश के ऊपर। तो पहले अपन ने क्या किया, पहले पे एक बार इसका प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लेते हैं। फ्लोरीन, OH और उसके बाद हाइड्रोजन, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लिया। दूसरा हमारा काम है, हमें देखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है क्या वो डैश पे है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो डैश पे नहीं होकर वो कहां पर है, वेज पर। उस स्थिति में मैंने क्या बताया आपको कि हम रूल तो वही फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा उसको अपन चेंज कर देंगे। तो जैसे अपन यहाँ से एक से दो और 2 से अगर अपन 3 की तरफ चलते हैं तो ये जो डायरेक्शन है रोटेशन का, ये डायरेक्शन आया क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। ये जो डायरेक्शन है ये है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। तो इस स्थिति में जो इसका जो विन्यास आएगा वो आएगा आर। विन्यास क्या है, आर आया। लेकिन ये जो ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, ये वेज पे है। कहां पर है, वेज पर है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो आर है, आर को रिप्लेस कर देंगे एस से। हमारा जो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। समझ में आया कि अगर डैश पे ना होके अगर वेज पे हो तो इस स्थिति में अगर हमारा जो आंसर आएगा उसको अपन चेंज कर देंगे, है ना, बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। अगर आर आ रहा है तो उस स्थिति में हम उसको एस कर देंगे, और अगर एस आता है तो वो एस के कंपैरिजन में हम उसको क्या कर देंगे, आर कर देंगे। इस तरह से अपन चेंज करते हैं ना, ठीक है। अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो ये है कि 4 ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं और चारों की अगर अपने को प्रायिकता का निर्धारण करना है तो किस प्रकार से, ये लगभग सेम ही एग्जाम्पल है। 1 2 3 और 4, है ना। ये F OH COCl और हाइड्रोजन, ये चारों ग्रुप की प्रायिकता का निर्धारण हो गया। अब हम है ना 1 से 2 2 से 3 की तरफ जाएंगे। जैसे मैं कहा जा रहा हूँ 1 से 2, है ना, और 2 से 3 नंबर की तरफ मैं जा रहा हूं। तो ये जो डायरेक्शन है रोटेशन का ये है, क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में मेरा जो आंसर आता है वो क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन। एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में क्या आएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगला जो एग्जांपल है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहला स्टेप है प्रायिकता का निर्धारण करना। तो यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो पहली प्रायिकता इसको मिलेगी। दूसरा, दोनों कार्बन सेम है लेकिन इसका अगला आइटम ऑक्सीजन है, तो दूसरी प्रायिकता इसको मिलेगी। तीसरी प्रायिकता इसको, और चौथी प्रायिकता इसको, है ना। इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे, है ना। यहाँ पे जो नंबर जो 4 ग्रुप है वो ना तो डैश पे है और ना ही वेज पे है। नंबर जो 4 ग्रुप है वो ना तो डैश पर है और ना वेज पर है। तो इस स्थिति में अपन क्या करें, इस स्थिति में हमें करना पड़ेगा कि किसी भी हालत में ये जो हाइड्रोजन है इसको अपने को लाना पड़ेगा इस डैश के ऊपर, है ना। इस हाइड्रोजन को अपने को यहां से उठा के यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो मान लो मैं CH3 को यहाँ ले आऊं और हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ ले आता हूं तो मेरा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा डैश के ऊपर, है ना। लेकिन इस स्थिति में ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका विन्यास बदल जाएगा, है ना। इसका विन्यास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने कल फिशर प्रोजेक्शन जब अपन ने पढ़ा था तो उस टाइम हमने देखा था कि अगर 2 ग्रुप को अगर अपन इंटरचेंज कर रहे हैं और अगर एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक बार इंटरचेंज करने पे उनका विन्यास परिवर्तित हो जाता है। तो सेम नियम यहाँ पर भी काम करता है कि अगर वेज डैश में भी अगर अपन कोई भी 2 ग्रुप है और अगर उनको एक बार अगर अपन उनको इंटरचेंज करेंगे, एक बार आपस में उनको बदलेंगे, तो उस स्थिति में जो कार्बन है, इस कार्बन का जो विन्यास है वो बदल जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। तो फिर अपन क्या करें, तो हम ये कर सकते हैं कि हमें एक बार नहीं, हम इसको 2 बार परिवर्तित कर सकते हैं। सम परिवर्तन करने पे विन्यास में
कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमने एक बार तो यहाँ पे चेंज कर दिया, और इसके अलावा कोई भी दो ग्रुप इनमें से उठा लो, उनको दोबारा एक बार चेंज कर दो। मान लो मैं इनको दोबारा चेंज कर दूं, दूसरी बार इनको चेंज कर दूं, तो इस स्थिति में हमारे पास क्या आएगा, देखो ये कार्बन है ना, ठीक है। इस CH3 को मैं यहाँ लेके चला गया तो CH3 यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा जो NH2 है, NH2 को मैं ये इसकी जगह लेके आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, NH2 और यहाँ पर COH समूह, इस तरह से ना। तो हमने ये जो कार्बन है, इस कार्बन के लगे हुए जो चार ग्रुप हैं उनको दो बार इंटरचेंज किया है। सम परिवर्तन करने पे विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो विन्यास यहाँ पे था वही विन्यास यहाँ पर आएगा। तो हमें जो आंसर निकालना है इससे नहीं निकालना, इसका निकालना है, क्योंकि इन दोनों का जो विन्यास होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इस स्थिति में अपन दोबारा अगर अपन प्रायिकता का निर्धारण करें तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर अपन देंगे। अब हम अगर नंबर 1 से 2, तो 2 से 3 की तरफ अगर अपन रोटेट करें तो हम ये देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है रोटेशन की, ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसके लिए हमें पता है कि जो विन्यास आएगा इस कार्बन का वो क्या आएगा, वो आता है R, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एग्जांपल हुआ। अब अपन नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ये, ठीक है। वापस से उसी तरह का एक एग्जांपल है, अगर अपन प्रायिकता का निर्धारण करें तो ये नंबर 1 है ना। यहाँ पे CH2OH और CHO का अगर अपन देखें तो ये कैसे आएगा, देखो ये है CH2OH और ये मेरे पास है CHO, है ना। ये जो ग्रुप है ना, इसमें देखिए तो पहला जो एटम है वो कार्बन है, दूसरा अगर अपन नेक्स्ट पे मूव करें तो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स है। और मल्टीपल बॉन्ड्स की स्थिति में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो कार्बन है इसके लगाएंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लगाएंगे कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो अगला एटम ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसमें इसमें अगला एटम ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अगला एटम कार्बन है, तो इसको अधिक प्रायिकता मिलेगी, यानी कि नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। तो इस तरह से हमारा जो पहला जो स्टेप है प्रायिकता का निर्धारण वो तो हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप ये कहता है कि जो फोर्थ जो ग्रुप है वो होना चाहिए डैश के ऊपर, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, प्लेन में। तो हम इसको कैसे ना कैसे करके सम परिवर्तन करके इवन चेंज करके इसको लेके जाएंगे डैश के ऊपर, है ना। इसको एक बार हम इससे चेंज करते थे, एक बार चेंज ही हो गया, और एक बार अगर अपन इन दोनों ग्रुप्स को चेंज कर दें तो ये 2 बार इसमें चेंज हो जाएगा, और 2 बार चेंज होगा उस स्थिति में विन्यास में जो परिवर्तन नहीं आएगा ना, इस कार्बन का जो विन्यास होगा वही विन्यास इस कार्बन का होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और CH2OH यहाँ आ जाएगा और OH वेज पे और CHO प्लेन में। इस तरह से अपन इन चारों ग्रुप्स को क्या कर दिया है ना, 2 बार अपन ने क्या किया, यहाँ पे इंटरचेंज किया, उस स्थिति में विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब अपन इनका फिर से प्रायिकता का निर्धारण करेंगे, जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4। अब हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पे है। इस स्थिति में अपन इसको डायरेक्शन देख सकते हैं रोटेशन की, है ना। यहाँ से 2 नंबर और 2 से 3, ये जो डायरेक्शन है रोटेशन की ये है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो विन्यास आएगा वो आएगा R, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 एग्जाम्पल है ये आप कर सकते हो, बिल्कुल उन्हीं नियमों से होगा जैसे अपन ने देखा है प्रैक्टिस के लिए। एक बार मैं ये और बता देता हूँ ना, इसमें
इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रायिकता का निर्धारण करेंगे। तीनों ही स्थिति में पहला जो एटम है वो है कार्बन, तो अपन नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे। इसमें नेक्स्ट एटम है कार्बन, इसमें भी नेक्स्ट जो एटम है वो है कार्बन, और इसमें नेक्स्ट एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो ये तो सब बाद में आएगा, पहले इन दोनों को कंपैरिजन अपन करते हैं। इसमें है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अगर अपन मल्टीपल बॉन्ड वाला नियम यहाँ पे काम में लेंगे तो पहली जो प्रायिकता है वो मिलेगी इसको, दूसरी इसको, नंबर 3 और ये नंबर 4। क्योंकि हमें पता है कि अगर अपन ट्रिपल बॉन्ड को अगर अपन खोल कर लिखेंगे है ना चौथे नियम की सहायता से, तो इसको ही मिलनी है, आप कर सकते हो। फिर अपन देखेंगे कि जो नंबर 4 ग्रुप है क्या वो डैश पे है, यहाँ डैश पे है, तो इस स्थिति में अपन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देख सकते हैं, घूर्णन की दिशा 1 से 2 और 2 से 3। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एस आएगा इसका विन्यास। इसका विन्यास क्या आएगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें एक ही कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, तो उस स्थिति में अपन कैसे निकालेंगे, है ना, नियम सब वही है। जैसे मान लो पहले ये वाला कायरल सेंटर अपन लेते हैं, ये वाला कायरल सेंटर अपन लेते हैं, और इस कायरल सेंटर के चारों तरफ 4 ग्रुप है, इनका प्रायिकता का निर्धारण करेंगे। सबसे पहले मिलेगी प्रायिकता किसको, ऑक्सीजन वाले को। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कार्बन है, तो इस कार्बन से ये भी यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे। फिर अपन जाएंगे नेक्स्ट एटम पर, इसमें नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है और इसमें इसका नेक्स्ट एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे सेकंड प्रायिकता मिलेगी इसको, ठीक है, तीसरा इसको और नंबर 4 इसको, है ना। अब अपन देखेंगे जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो देखेंगे, है ना। अपन जाएंगे 1 से 2 और 2 से 3, 2 से 1, 2 और 3 की तरफ जाने पे जो डायरेक्शन है ये है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है आर। तो पहला ये जो कार्बन है, ये 1 नंबर जो कार्बन है, इसका जो विन्यास आएगा वो आएगा आर, ठीक है। अब अपन देखेंगे नंबर 2 के बारे में। ये जो सेकंड ये वाला जो कार्बन है इसका विन्यास अपन निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहली प्रायिकता, इससे ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको पहला नंबर मिलेगा। दूसरा, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से देखें तो ये कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में डिसाइड करेंगे अपन नेक्स्ट एटम से। इसका जो नेक्स्ट एटम है वो है हाइड्रोजन, इस कार्बन का नेक्स्ट एटम है ऑक्सीजन, तो दूसरा नंबर मिलेगा इसको, ना, बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है। और तीसरा नंबर मिलेगा इसको और नंबर 4 मिलेगा इसको। चौथा जो ग्रुप है वो यहाँ पे डैश पे है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस स्थिति में अपन नंबर 1 से 2, 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ अगर अपन मूव करेंगे तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की स्थिति में इसका जो विन्यास आएगा वो आएगा एस, ठीक है। तो ये हमारा आरएस नोमेनक्लेचर हुआ वेज डैश के लिए। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि मान लो कोई कार्बन है और अगर फोर्थ जो ग्रुप है अगर वो डैश पे है, तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आएगा और अगर क्लॉकवाइज है तो आर आएगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा था, दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर फोर्थ ग्रुप अगर वेज पे है ना, तो उस स्थिति में क्या करते हैं अपन, इसी से निकालेंगे लेकिन आंसर को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। दूसरा भी हमने देख लिया, 1 2, ठीक है। तीसरा हमने किस टाइप के एग्जाम्पल देखे, इस प्रकार के जिसमें चौथा ग्रुप ना तो वेज पे है ना डैश पे है, वो है प्लेन पे, और इस तरह से भी ये हो सकता है ना। मान लो चौथा ग्रुप यहाँ पे है ना, चौथा ग्रुप अगर वेज पे या डैश पे ना होके अगर प्लेन में कहीं पे है, तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, उस स्थिति में अपन करते हैं इवन चेंज, सम परिवर्तन, है ना। सम परिवर्तन करने के बाद फिर वापस वही करेंगे अपन, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आएगा और अगर क्लॉकवाइज है तो आर आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले इवन चेंज करके ये जो
फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, इसको अपन यहाँ पे लेके आएंगे, किसी भी तरह से अपने को इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो इस टाइप के अपन ने एग्जाम्पल कर लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन वाले कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में अगर कोई अपने को दे दे तो अपन क्या करेंगे। देखो फिशर प्रोजेक्शन में भी 4 स्थिति बनती है ना, इस तरह से 4 स्थिति इसमें बनती है। मान लो अगर फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो कहाँ पे वर्टिकल लाइन पे हो, यहाँ पे चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन होना कहाँ चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो एस होगा, और अगर डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा, और डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो आर होगा। ठीक है, इस स्थिति में वही है सेम। दूसरा कि अगर फोर्थ जो प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, क्षैतिज रेखा पे हो, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, उस स्थिति में अपन करेंगे इवन चेंज। सम परिवर्तन, सम परिवर्तन करके हमें ये जो ग्रुप है इसको लाना है कहाँ पे, वर्टिकल पे। इसको किसी ना किसी तरह से हमको वर्टिकल पे लाना पड़ेगा, और सम परिवर्तन करने के बाद वापस वही एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, और अगर क्लॉकवाइज है तो आर। ठीक है, इसके एग्जांपल अपन करके देखते हैं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये COH है, ये OH है, और ये CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले अपन करेंगे प्रायिकता का निर्धारण। ये जो ग्रुप है इसको नंबर 1, ये ग्रुप है इसको नंबर 2, इसको 3 और इसको 4। इस तरह से। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है या जो नंबर जो 4 ग्रुप है वो कहाँ पर है। अगर वो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन पे है ना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना वो इस लाइन पे चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन अगर मैं 1 से 2 चलूं और 2 से 3 की तरफ चलूं, तो ये जो डायरेक्शन है ये कैसा डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एस विन्यास। ये ठीक है। और अगर मेरे पास मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे ये है NH2, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये COH, ये मेरे पास है ना। प्रायिकता का निर्धारण करूं, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको 3 और इसको 4। और जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है क्षैतिज रेखा पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, इवन चेंज करके इसको वर्टिकल लाइन पे लाना पड़ेगा। 2 बार परिवर्तन करने पड़ेंगे, और 2 बार परिवर्तन करने पे ये जो कार्बन है इस कार्बन के विन्यास में परिवर्तन नहीं आएगा। तो 2 बार कैसे कर सकते हैं, हमें इसको यहाँ लाना है तो एक बार में इसको चेंज कर दूं, और मान लो दूसरी बार में इन दोनों ग्रुप्स को अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या आएगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और CH3 यहाँ आ गया, और NH2 यहाँ आ गया, और COH यहाँ पर आ गया, है ना। इस स्थिति में अब हमारा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे, वर्टिकल या खड़ी लाइन पे है। तो वापस से अपन इसको नंबरिंग करेंगे, 1, 2 और 3 और ये 4। अब सही है, अब अपन डायरेक्शन देख सकते हैं रोटेशन की। मैं कहाँ जा रहा हूँ, 1 से 2 पे और 2 से 3 की तरफ, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये कैसी डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एस। ठीक है, तो इस तरह से चाहे हमारा जो क्वेश्चन है, जो कायरल कार्बन है, चाहे वो वेज डेस की फॉर्म में दिया हुआ हो या फिर वो फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में दिया हो, तो अपन उसका RS जो विन्यास है उसका निर्धारण अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है।